गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने एम्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा। उसमें से किसी एक वीडियो में हमने चर्चा किया था कि माँ बाप बच्चों के लिए जो कुछ भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी बने, तो यह माँ बाप का सपना होता है, उद्देश्य नहीं कहलाएगा। उद्देश्य उनके लिए होगा जो उसे करते हैं, जो उसे पूरा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग पर बात करेंगे। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है। देखिए, ऑब्जेक्टिव एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा रास्ता है जिसकी सहायता से हम उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, जिसकी सहायता से हम उस मुकाम पर जिस मुकाम पर हम पहुंचना चाहते हैं वहां हम पहुंच जाते हैं। आप कह सकते हैं कि इसके मदद से, ऑब्जेक्टिव के मदद से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उससे संबंधित क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में बांट लेता है और कर्म के अनुसार अरेंज करके इन छोटी छोटी क्रियाओं को पूरा करता है। इसके बाद अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, यानी जो चाहता था वह उसको मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव जब हम बनाते हैं तो इसे हम माप भी सकते हैं और इसका हम मूल्यांकन भी कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एम्स की प्राप्ति के लिए हम जिन छोटी छोटी क्रियाओं को का सहारा लेते हैं, एम्स की प्राप्ति के लिए हम जिन छोटी छोटी क्रियाओं का सहारा लेते हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिवों की जरूरत पड़ती है, या आप कह सकते हैं कि एक उद्देश्य के लिए कई ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखिए, आप मान लीजिए कि कोई आदमी 20 साल बाद चाहता है कि हमारे पास 1 करोड़ रुपया हो जाए, तो ये चाहत रखना यह एक उद्देश्य है, प्राप्त करना लक्ष्य है। और 1 करोड़ रुपया 20 साल के बाद कैसे होगा, कैसे बनेगा, इसके लिए जो वह प्लानिंग करेगा, वह प्लानिंग उसका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। जाहिर सी बात है कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव भी उसी के हिसाब से तय करना पड़ेगा। अब 1 करोड़ रुपया तो आप हर महीने 100 रुपया, 200, 500, 1000, 2000 रुपये बचा करके तो आप 1 करोड़ 20 साल के बाद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक अमाउंट हर महीना आपको जमा करना होगा। तो ये हर महीने जो भी अमाउंट आप जमा करेंगे
यह उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए यह आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। इसी तरह से आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ से जुड़े हुई बातें होंगी जिसे आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। NCERT एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन इशू, इन्होंने इसकी परिभाषा दी कि ऑब्जेक्टिव वह बिंदु है जिसकी दिशा में कार्य किए जाते हैं, यानी जिसके डायरेक्शन में हम वर्क करते हैं। यह एक सुनियोजित परिवर्तन है जिसे किसी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा जिसके लिए हम कार्य करते हैं। यह स्टेटमेंट NCERT एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन इशू के द्वारा दी गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के वर्गीकरण। देखिए, उद्देश्य दो तरह के होते हैं। एक होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है आपको एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है और दूसरा है आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव को बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। शैक्षिक उद्देश्य। देखिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यह अधिक व्यापक एवं विस्तृत होते हैं। जब आप इसके प्रकृति के बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि इसकी प्रकृति फिलोसफिकल होती है, दार्शनिक होते हैं और इसका संबंध शैक्षिक क्रियाओं के दौरान होने वाले वांछित परिवर्तन, वांछित व्यवहारिक परिवर्तन से है। ये डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस से होता है, जिससे इस उद्देश्य के, जिससे बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। इसके बारे में डॉक्टर B.S. ब्लूम उन्होंने एक परिभाषा दी है। उनका कहना था कि शैक्षिक उद्देश्य की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की रचना और अनुदेशन के लिए निर्देशन ही नहीं दिया जाता है, बल्कि मूल्यांकन के प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। देखिए, इस स्टेटमेंट का जो एक्सप्लेनेशन आप इसको समझ लें अच्छे से कि शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति केवल पाठ्यक्रम के रचना, यानी पाठ्यक्रम को बना देने से या उसके अनुसार दिशा निर्देश दे देने से ही नहीं हो जाता है, बल्कि शैक्षिक क्रियाओं के दौरान बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कहाँ तक हुआ, उनके अंदर कहाँ तक हुआ, बच्चे क्या सीखें, कहाँ तक सीखे, उनके अंदर क्या कमियां रह गई, यह सब चीज़ों का भी समय समय पर पता लगाना होता है। और इसके लिए डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक हैं असेसमेंट और इवैल्यूएशन के। इसकी सहायता से हम समय समय पर बच्चों के प्रगति की जांच भी करते हैं।
ये जो टूल्स एंड टेक्निक ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है, इसके बारे में आप लोग पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़े हैं तो थर्ड सेमेस्टर में आप पेपर 9 में पढ़ेंगे। अब आइए कि एक चीज़ और हम लोग इसमें देख लें कि हाँ, इस चीज़ को आप प्रैक्टिकल लाइफ से, अगर आप दैनिक आप अपने जीवन से इस चीज़ को जोड़ करके अगर समझना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, या एक मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को उसके शरीर में कई तरह के बहुत सारे विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन ए, बी, सी, डी या और भी जितने प्रति एक दिन उसको जरूरत पड़ती है। अब केवल उसको प्रति एक दिन सारे विटामिन को पूरा कर दीजिए तो उससे इसका मतलब नहीं है, वह भी कीजिए, और साथ ही साथ समय समय पर उसका हेल्थ चेकअप भी होते रहना चाहिए। केवल आप उसको विटामिन पूरा का पूरा दे दें और यह समझ लें कि अब इसके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, तो यह नहीं है। समय समय पर उसका हेल्थ चेकअप भी कीजिए। अब यह है कि हेल्थ चेकअप करने के समय में भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी, तो हम इसके बारे में आप लोगों को वो क्या कहते हैं, वो जूम ऐप के द्वारा हम लोग बात करेंगे उसमें, ठीक है, डिटेल में वहाँ पर हम बात करेंगे। तो ये चीज़ें आती हैं। तो आप लोगों ने आप लोग के समझ में आ गई होगी बात की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब आइए दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है उसका नाम है टीचिंग ऑब्जेक्टिव, जिसे हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते। देखिए, इस ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति एक बच्चा उस समय करता है जब वह क्लासरूम के अंदर में शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं। जैसे आप लोगों का क्लास चल रहा है, क्या होता है कि एक टीचर आए, 45 मिनट पढ़ाया और चले गए, दूसरे टीचर आए, 45 मिनट पढ़ाए और चले गए। तो 45 मिनट के दरमियान, 45 मिनट के बीच में आपने जो कुछ भी सीखा उसे ही हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और इस उद्देश्य का संबंध बच्चे के बिहेवियरल में होने वाले एक्सपेक्टेड चेंजेस से होता है, व्यवहार में परिवर्तन से होता है। ध्यान से समझ लीजिए, इस उद्देश्य का संबंध बच्चे के बिहेवियर में होने वाले एक्सपेक्टेड चेंजेस से है, इसलिए इसे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे सपोज कर लीजिए कि आप सर्किल का कंसेप्ट बच्चों को देने जा रहे हैं, बिल्कुल न्यू कंसेप्ट, जिसके बारे में बच्चा कभी जानता नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था, कभी उसने देखा नहीं कि सर्किल किस तरह का होता है। आप जब उस कंसेप्ट को देने जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो 30 या 35 मिनट 40 मिनट्स का जो क्लास होता है, उस क्लास के दरमियान जो कुछ भी आप बच्चे को बताते हैं और बताने के बाद जब आप चले जाते हैं तो बच्चे के अंदर एक तरह का चेंजिंग आता है। चेंजिंग क्या आता है कि उस चीज़ के बारे में बच्चा पहले क्या जानता था, पता चला बच्चा कुछ नहीं जानता था, बाद में क्या जान रहा है, पता चला कि उसको सर्किल का कंसेप्ट पता चल गया।
सर्किल के पार्ट्स के बारे में जान गया। तो इस तरह का जो चेंजिंग बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, इसी चेंजिंग को हम लोग कहते हैं बिहेवियरल चेंजिंग, या आप इसको कह सकते हैं एक्सपेक्टेड चेंजिंग इन बिहेवियर। व्यवहार में जो परिवर्तन, एक्सपेक्टेड परिवर्तन जो हुआ, ठीक है। अब आइए कि इस उद्देश्य, यह जो उद्देश्य है यह संकुचित होता है। संकुचित का अर्थ हुआ कि ये नैरो है, यह बहुत कम समय में अचीव किया जा सकता है। जैसा कि हमने कहा कि 30 से 40 मिनट, 45 मिनट के बीच जो क्लासरूम में आप अचीव करते हैं। और चूँकि इसकी संकुचित होने की वजह से इसकी प्रकृति जो होती है वो साइकोलॉजिकल होती है। साथ ही साथ टीचिंग ऑब्जेक्टिव का संबंध टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से होता है, यानी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से इसका संबंध होता है, इसका टीचिंग ऑब्जेक्टिव का। और इसके साथ साथ ये वेल डिफाइंड, डिफिनिट, क्लियर, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल भी होते हैं। इसको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, यह स्पष्ट होता है, यह विशिष्ट होते हैं और इसे आप माप भी सकते हैं। लेकिन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो होता है, ना तो वो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ना वो स्पेसिफिक होता है और ना ही उसको आप मेजरेबल है, उसको आप माप भी नहीं सकते, ठीक है। और अगला जो वीडियो हमारा आप लोग के साथ आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, समझा। और अगले वीडियो में इन दोनों के बीच डिफरेंसेस की बात हम करेंगे। ओके, थैंक यू।